नमस्ते। आज हम कुछ बिल्कुल अलग करने वाले हैं। हाँ, आज हम सिर्फ जानकारी की गहराई में नहीं बल्कि भाषा की बनावट में गोता लगाएंगे। हमारे पास असम की राजनीति पर लिखा गया एक अंग्रेजी संपादकीय है और आज हम एक जासूस की तरह इसके हर वाक्य, हर शब्द के सुराग का पीछा करेंगे। मकसद ये समझना है कि लेखक अपनी बात को दमदार बनाने के लिए भाषा का इस्तेमाल कैसे करता है। बिल्कुल। इसका लक्ष्य दोहरा है। एक तो हम इस राजनीतिक मुद्दे को समझेंगे और दूसरा, हम अंग्रेजी भाषा की ताकत को देखेंगे। ये उन सभी के लिए है जो संपादकीय पढ़कर अपनी अंग्रेजी सुधारना चाहते हैं। हाँ, हम हर वाक्य को पढ़ेंगे, मुश्किल शब्दों को समझेंगे, उसका सरल हिंदी में मतलब जानेंगे और उसमें छिपे व्याकरण के नियमों को भी पकड़ेंगे। तो ये ज्ञान के साथ साथ एक तरह से भाषा सीखने का भी सफर है। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस भाषाई जासूसी की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का स्रोत असम पर हाल ही में प्रकाशित एक संपादकीय का अंश है। पहला वाक्य ये है, जी, असम इज अमंग द स्टेट्स शेड्यूल्ड टू होल्ड असेंबली इलेक्शंस इन द मंथ्स अहेड। ठीक है। चलिए इस पहले वाक्य को खोलते हैं। बहुत सीधा साधा वाक्य है जो बस एक तथ्य बता रहा है। हाँ, इसमें कोई बहुत मुश्किल शब्द नहीं लग रहे हैं। नहीं, असम मतलब असम एक राज्य का नाम, इज मतलब है, अमंग का मतलब है के बीच में या में से एक। अमंग द स्टेट्स मतलब उन राज्यों में से। बिल्कुल। शेड्यूल्ड का मतलब है निर्धारित, यानी जिनका कार्यक्रम तय हो चुका है। अच्छा। टू होल्ड मतलब आयोजित करने के लिए या जहां होने वाले हैं। असेंबली इलेक्शंस तो हम सब जानते हैं, विधानसभा चुनाव। और इन द मंथ्स अहेड, आने वाले महीनों में। एकदम सही। तो अगर इन सबको जोड़ दें तो इसका सरल हिंदी में मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि असम उन राज्यों में से है जहां आने वाले महीनों में विधानसभा चुनाव होने निर्धारित हैं। बिल्कुल सही। और व्याकरण के लिहाज से देखें तो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। इसमें इज का इस्तेमाल हुआ है, जो बताता है कि ये एक वर्तमान की सच्चाई है। हाँ, इस वाक्य का सब्जेक्ट यानी कर्ता असम है और शेड्यूल टू होल्ड एक तरह से पैसिव वॉइस का अंदाज है, जिसका मतलब है कि चुनाव कराने का कार्यक्रम किसी और ने तय किया है, जैसे चुनाव आयोग ने। समझ गए। तो पहले वाक्य ने बस एक भूमिका बांधी है। अब लेखक हमें असम की जमीनी हकीकत की तरफ ले जा रहा है। दूसरा वाक्य काफी लंबा है। हाँ, और जानकारी से भरा हुआ है। The northeastern state is also one of India's laggards in many critical socio-economic markers. Its HDI, per capita income, gainful industrial employment numbers, and enrollment rates in higher education are lower than the national average, while it has many poor health indicators. हाँ, ये एक भारी भरकम वाक्य है। इसे समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। ठीक है। पहला हिस्सा है, The northeastern state is also one of India's laggards in many critical socio-economic markers. एक मिनट, ये जो शब्द है laggards, ये मुझे थोड़ा चुभ रहा है। ये सिर्फ पिछड़ा नहीं बल्कि सुस्त या पीछे छूट जाने वाला जैसा महसूस होता है। बहुत अच्छी पकड़ है। लैगर्ड सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बताता, इसमें एक तरह का जजमेंट भी शामिल है। इसका मतलब है वो जो दौड़ में पीछे रह गया हो। अच्छा, चलिए बाकी शब्द देखते हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मतलब ये पूर्वोत्तर राज्य, इज ऑल्सो मने भी है, वन ऑफ इंडियाज लैगर्ड्स मने भारत के पिछड़ों में से एक, और क्रिटिकल सोशो इकोनॉमिक मार्कर्स मतलब महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक संकेतक, एकदम सही। तो इस हिस्से का मतलब हुआ यह पूर्वोत्तर राज्य कई महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक संकेतकों में भारत के पिछड़े राज्यों में से एक है। ठीक है। अब आता है वो हिस्सा जहां लेखक अपनी बात को साबित करने के लिए सबूत देता है। कैपिटा इनकम, gainful industrial employment numbers and enrollment rates in higher education are lower than the national average. हाँ, इसे कहते हैं substantiating a claim, मतलब अपनी बात को सबूतों से पुख्ता करना। तो इट्स माने इसका, HDI माने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक माने पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। सही। गेनफुल इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट नंबर्स, लाभकारी औद्योगिक रोजगार के आंकड़े। यहाँ गेनफुल का मतलब है जिससे कमाई हो, और एनरोलमेंट रेट्स इन हायर एजुकेशन माने उच्च शिक्षा में नामांकन दर। हाँ, और ये सब आर लोअर देन द नेशनल एवरेज, यानी राष्ट्रीय औसत से कम है। यहाँ इज की जगह आर का इस्तेमाल क्यों हुआ है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल। क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट मतलब कर्ता एक लंबी लिस्ट है, HDI, इनकम, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स, एनरोलमेंट रेट्स। ओह, तो एक से ज्यादा चीजें हैं। बिल्कुल।
जब सब्जेक्ट प्लूरल यानी बहुवचन हो तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आता है, इसलिए आर का इस्तेमाल हुआ है। समझ गई। और अब वाक्य का आखिरी हिस्सा, जी while it has many poor health indicators। बिल्कुल। यहाँ while शब्द एक कंजंक्शन यानी संयोजक है जो एक अतिरिक्त जानकारी जोड़ता है। तो while माने जबकि, it has मतलब इसके पास है। many poor health indicators, कई खराब स्वास्थ्य संकेतक। हाँ, तो पूरा मतलब हुआ जबकि इसके कई स्वास्थ्य संकेतक भी खराब हैं। तो लेखक ने पहले असम की आर्थिक और सामाजिक कमियों का एक मंच तैयार कर दिया है। अब वो इसी मंच पर कहानी के मुख्य किरदारों मतलब राजनीतिक नेतृत्व को लाने वाले हैं। तीसरा वाक्य, Any political leadership of such a state would face a clear and fundamental choice in governance। इस वाक्य में would शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पहले शब्दों का अर्थ देखते हैं। Any political leadership मतलब को भी राजनीतिक नेतृत्व Of such a state ऐसे एक राज्य का would face सामना करेगा a clear and fundamental choice मतलब एक स्पष्ट और मौलिक विकल्प इन गवर्नेंस शासन में। तो हिंदी में मतलब हुआ ऐसे किसी राज्य के किसी भी राजनीतिक नेतृत्व को शासन में एक स्पष्ट और मौलिक विकल्प का सामना करना पड़ेगा। मेरा एक सवाल है, वुड फेस का मतलब विल फेस से अलग कैसे है? विल का मतलब भी तो करेगा होता है। बहुत अच्छा सवाल है। विल का इस्तेमाल एक निश्चित भविष्य के लिए होता है, लेकिन वुड का प्रयोग यहाँ एक काल्पनिक या संभावित स्थिति, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को बताने के लिए किया गया है। अच्छा, मतलब लेखक कह रहा है कि अगर कोई नेतृत्व ऐसी स्थिति में हो तो ये एक स्वाभाविक परिणाम होगा कि उसे एक विकल्प चुनना पड़ेगा। ये निश्चितता से ज्यादा एक तार्किक परिणाम की ओर इशारा कर रहा है। समझ गए। तो नेतृत्व के सामने एक विकल्प है, अब लेखक बताएगा कि वो विकल्प क्या है। ये रहा चौथा वाक्य जो पहले विकल्प के बारे में है। जी। One path would be to identify systemic lacunae and bridge gaps in health, education, income and employment for every citizen, earning the goodwill of the electorate and seeking continuation in office on the strength of performance। ये वाक्य उस पहले रास्ते का वर्णन करता है जो विकास का रास्ता है। इसे दो हिस्सों में देखते हैं। पहला, one path would be to identify systemic lacunae and bridge gaps in health, education, income and employment for every citizen। इसमें सिस्टेमिक लक्यूने और ब्रिज गैप्स बहुत दमदार मुहावरे लग रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छे शब्द हैं। वन पाथ वुड बी मतलब एक रास्ता होगा। टू आइडेंटिफाई मतलब पहचान करना। और सिस्टेमिक लक्यूने, लक्यूने मैंने पहले नहीं सुना। लक्यूने का मतलब है कमियां या खामियां, और सिस्टमिक मतलब जो पूरे सिस्टम या व्यवस्था में हो, तो व्यवस्थागत कमियां। अच्छा, और ब्रिज गैप्स मतलब अंतर को पाटना। हाँ बिल्कुल, ये एक मुहावरा है। तो इस हिस्से का मतलब है एक रास्ता ये होगा कि प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आय और रोजगार में व्यवस्थागत कमियों की पहचान की जाए और उन अंतरालों को भरा जाए। और वाक्य का दूसरा हिस्सा जो बताता है कि ये सब करने का नतीजा क्या होगा। जी। Earning the goodwill of the electorate and seeking continuation in office on the strength of performance। बिल्कुल। यहाँ earning और seeking व्याकरण की दृष्टि से बहुत दिलचस्प है। पहले शब्दार्थ earning मने कमाते हुए, the goodwill मतलब सद्भावना, of the electorate मतलब मतदाताओं की। हाँ, seeking मतलब मांगते हुए, continuation in office मतलब पद पर बने रहना, और on the strength of performance प्रदर्शन के बल पर। तो हिंदी में मतलब हुआ और इस तरह मतदाताओं की सद्भावना अर्जित करना और प्रदर्शन के बल पर पद पर बने रहने की मांग करना। यहाँ अर्निंग और सीकिंग का व्याकरण क्या है? ये दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं। ये आईएनजी पर खत्म होते हैं और बताते हैं कि मुख्य क्रिया के साथ साथ या उसके परिणाम स्वरूप और क्या हो रहा है। मतलब अच्छा काम करते हुए सद्भावना कमाना। समझ गई। तो पहला रास्ता है अच्छा काम करके वोट मांगना, सीधा और मुश्किल रास्ता। अब देखते हैं दूसरा रास्ता क्या है। यहाँ से संपादकीय का रुख और भाषा दोनों बदलते हैं। The alternative path is more insidious, the creation of bogeymen through imaginary enemies and the stereotyping of entire communities। ये एक बहुत शक्तिशाली वाक्य है। इसके हर शब्द को ध्यान से देखना होगा। The alternative path माने दूसरा रास्ता is more insidious, अधिक कपटी या घातक है।
एक मिनट, इंसिडियस, ये सिर्फ डेंजरस या हार्मफुल क्यों नहीं कहा गया? इंसिडियस में क्या खास बात है? यही भाषा का जादू है। इंसिडियस शब्द का चुनाव बहुत चालाकी से किया गया है। इसका मतलब सिर्फ खतरनाक नहीं होता। इसका मतलब है एक ऐसा खतरा जो धीरे धीरे छिपकर फैलता है, जिस पर आसानी से नजर नहीं जाती। ओ, जैसे कोई बीमारी? बिल्कुल। लेखक ये इशारा कर रहा है कि ये दूसरा रास्ता ऊपर से शायद खतरनाक न दिखे, पर अंदर ही अंदर समाज को खोखला कर देता है। वाह। अब आगे के शब्द, बोगीमैन, इसका मतलब तो हौवा होता है जिससे बच्चों को डराते हैं? सही पकड़ा। राजनीतिक लेख में इसका इस्तेमाल दिखाता है कि लेखक इसे कितना बचकाना और मैनिपुलेटिव मान रहा है। तो द क्रिएशन ऑफ बोगीमैन मतलब हौवा का निर्माण करना, थ्रू इमेजिनरी एनिमीज मतलब काल्पनिक दुश्मनों के माध्यम से। और द स्टीरियोटाइपिंग ऑफ एंटायर कम्युनिटीज मतलब पूरे समुदायों की एक रूढ़िवादी छवि बनाना। हाँ, तो पूरे वाक्य का मतलब हुआ, दूसरा रास्ता अधिक कपटी है, काल्पनिक दुश्मनों के माध्यम से एक हौवा खड़ा करना और पूरे समुदायों की एक रूढ़िवादी छवि बनाना। ये दूसरा रास्ता वाकई खतरनाक लग रहा है। हाँ, अगला वाक्य बताता है कि नेता ऐसा करते क्यों हैं। जी, By doing so, demagogues seek to bypass the hard work of governance, inciting the electorate through polarization and ensuring that political discourse remains mired in communal division. इस वाक्य में भी कुछ बहुत ही उन्नत शब्द हैं। बाय डूइंग सो मतलब ऐसा करके, डेमोगॉग्स मतलब जनोत्तेजक नेता। ये डेमोगॉग शब्द का क्या मतलब है ठीक से? अच्छा, ये उन नेताओं के लिए इस्तेमाल होता है जो लोगों की भावनाओं और पूर्वाग्रहों को भड़काकर लोकप्रिय होना चाहते हैं, बजाय तर्क और तथ्यों के। अच्छा, सीक टू बाईपास माने से बचने का प्रयास करते हैं। द हार्ड वर्क ऑफ गवर्नेंस माने शासन की कड़ी मेहनत। inciting the electorate, मतदाताओं को भड़काते हुए। हाँ, थ्रू पोलराइजेशन माने ध्रुवीकरण के माध्यम से, और ensuring that political discourse remains mired in मतलब ये सुनिश्चित करते हुए कि राजनीतिक विमर्श फंसा रहे। mired in एक मुहावरा है जिसका मतलब है किसी दलदल जैसी बुरी स्थिति में फंस जाना। इन कम्युनल डिवीजन सांप्रदायिक विभाजन में, तो पूरा मतलब हुआ ऐसा करके जनोत्तेजक नेता शासन की कड़ी मेहनत से बचने का प्रयास करते हैं, मतदाताओं को ध्रुवीकरण के माध्यम से भड़काते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि राजनीतिक विमर्श सांप्रदायिक विभाजन में फंसा रहे। यहाँ फिर से इंसाइटिंग और इंश्योरिंग का इस्तेमाल हुआ है, वैसी जैसे पहले अर्निंग और सीकिंग का हुआ था। एकदम सही, आपने पैटर्न पकड़ लिया। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल्स फिर से बता रहे हैं कि नेता बाईपास करने के लिए और क्या-क्या करते हैं। ठीक है, तो अब तक लेखक ने सिद्धांत की बात की है। अब वो अपने तर्क को एक वास्तविक उदाहरण से जोड़ रहा है। ये वाक्य बहुत लंबा और गंभीर आरोपों से भरा है। हाँ, इसे टुकड़ों में तोड़ना बहुत जरूरी है। और एक बात साफ कर दें कि हम लेखक के लगाए आरोपों का विश्लेषण कर रहे हैं, ना कि उन पर अपनी राय दे रहे हैं। बिल्कुल। तो वाक्य है, Assam Chief Minister Himant Biswa Sarma of the BJP has chosen the latter path, deploying incendiary rhetoric that targets the Bengali origin Muslim community, framing it as a demographic threat and a matter of life and death for the indigenous population, and escalating to what can be described as calls for economic persecution, urging citizens to underpay Muslim rickshaw pullers so that they suffer and leave Assam. चलिए पहला भाग। Assam Chief Minister Himant Biswa Sarma of the BJP has chosen the latter path. इसका हिंदी मतलब है, असम के मुख्यमंत्री भाजपा के हेमंत बिस्वा शर्मा ने दूसरा रास्ता चुना है। हाँ, और यहाँ हैज चोजन यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है कि ये काम हाल ही में हुआ है और उसका असर अभी भी है। ठीक है, अगला हिस्सा है डिप्लॉइंग इंसेंजरी रेट्रिक दैट टारगेट्स द बंगाली ओरिजिन मुस्लिम कम्युनिटी। इसमें इंसेंजरी रेट्रिक का क्या मतलब है? इंसेंडियरी का शाब्दिक अर्थ है आग लगाने वाला और रेटोरिक है भाषणबाजी। तो इंसेंजरी रेट्रिक का मतलब हुआ भड़काऊ भाषणबाजी। अच्छा, तो इस हिस्से का मतलब हुआ भड़काऊ भाषणबाजी का उपयोग करते हुए जो बंगाली मूल के मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाती है। सही। अब आगे, फ्रेमिंग इट एज अ डेमोग्राफिक थ्रेट and a matter of life and death for the indigenous population. Framing it as मतलब इसे इस रूप में चित्रित करते हुए। हाँ, डेमोग्राफिक थ्रेट मतलब जनसांख्यिकीय खतरा, और अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ मतलब जीवन मरण का प्रश्न। तो मतलब हुआ इसे मूल निवासी आबादी के लिए जनसांख्यिकीय खतरे और जीवन मरण के प्रश्न के रूप में चित्रित करते हुए। बहुत अच्छे।
अगला टुकड़ा, एंड एस्केलेटिंग टू व्हाट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कॉल्स फॉर इकोनॉमिक परसिक्यूशन। एस्केलेटिंग मतलब बात को और बढ़ाना, और इकोनॉमिक परसिक्यूशन आर्थिक उत्पीड़न। बिल्कुल। तो और बात को उस स्तर तक बढ़ाते हुए जिसे आर्थिक उत्पीड़न का आह्वान कहा जा सकता है, और इसका उदाहरण भी दिया गया है, अर्जिंग सिटीजन्स टू अंडरपे मुस्लिम रिक्शा पुलर्स सो दैट दे सफर एंड लीव अ सम। हाँ, अर्जिंग मैंने आग्रह करते हुए, टू अंडरपे मतलब कम भुगतान करना, सो दैट मतलब ताकि। तो इसका हिंदी हुआ नागरिकों से मुस्लिम रिक्शा चालकों को कम भुगतान करने का आग्रह करते हुए, ताकि वे पीड़ित हों और असम छोड़ दें। जी। ये बहुत ही गंभीर आरोप है। अब आखिरी वाक्य जिसमें लेखक अपने तर्क को एक मशहूर लेखक के कथन से जोड़कर समाप्त करता है। हाँ, ये एक निष्कर्षात्मक वाक्य है। He has accused the community of fertilizer jihad, blamed them for urban floods, and coined a lexicon of manufactured hatreds, all of it in pursuit of what H.L. Mencken once described as the cynical art of politics to keep the populace alarmed, by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary. इसका पहला हिस्सा देखते हैं। He has accused the community of fertilizer jihad, blamed them for urban floods, and coined a lexicon of manufactured hatreds. Coined a lexicon of manufactured hatreds? ये तो कमाल का वाक्यांश है ना? He has accused, blamed, and coined. मतलब उन्होंने आरोप लगाया है, दोषी ठहराया है और गढ़ा है। ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। एक लेक्सिकॉन मतलब एक शब्दावली, और ऑफ मैन्युफैक्चर्ड हेट्रेड्स गढ़ी हुई नफरतों की। हाँ, तो हिंदी में मतलब हुआ उन्होंने समुदाय पर उर्वरक जिहाद का आरोप लगाया है, उन्हें शहरी बाढ़ के लिए दोषी ठहराया है और गढ़ी हुई नफरतों की एक शब्दावली गढ़ी है। और ये सब क्यों किया गया, वाक्य का अगला हिस्सा बताता है। All of it in pursuit of what H.L. Mencken once described as the cynical art of politics. H.L. Mencken अमेरिका के एक मशहूर पत्रकार और व्यंग्यकार थे। उनका जिक्र करके लेखक अपने तर्क को एक बौद्धिक आधार दे रहा है। अच्छा, इन परस्यूट ऑफ मतलब की तलाश में, सिनिकल आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स मतलब राजनीति की निंदक या दोषदर्शी कला। तो मतलब हुआ यह सब कुछ उस चीज की तलाश में जिसे एच.एल. मेनकिन ने एक बार राजनीति की निंदक कला के रूप में वर्णित किया था। सही। और वो निंदक कला क्या है, आखिरी हिस्सा उस कथन को बताता है। To keep the populace alarmed by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary. हॉबगॉब्लिन भी बोगीमैन जैसे ही एक शब्द है, जिसका मतलब होता है डरावना भूत या ख्याल पुलाव। To keep the populace alarmed, जनता को भयभीत रखना। हाँ, by menacing it मतलब इसे डराकर, with an endless series of hobgoblins मतलब डरावने भूतों की एक अंतहीन श्रृंखला से। और all of them imaginary, और वे सभी काल्पनिक होते हैं। तो पूरा कथन हुआ जनता को काल्पनिक डरावने भूतों की एक अंतहीन श्रृंखला से डराकर भयभीत रखना, और वे सभी काल्पनिक होते हैं। तो ये था इस संपादकीय का वाक्य दर वाक्य विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे लेखक ने पहले असम के पिछड़ेपन की एक तस्वीर बनाई, फिर शासन के दो रास्ते दिखाए, एक विकास का और दूसरा विभाजन का, और फिर आरोप लगाया कि असम के मुख्यमंत्री ने दूसरा विभाजनकारी रास्ता चुना है, और इसे साबित करने के लिए उन्होंने उनके भाषणों का उदाहरण दिया। और भाषा के दृष्टिकोण से हमने लैगर्ड, इंसीडियस, डेमेगॉग, पोलराइजेशन, इंसेंडियरी रेटरिक जैसे शक्तिशाली शब्दों का मतलब और उनका असर देखा। हाँ, और हमने सीखा कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हाल की घटनाओं को बताने के लिए इस्तेमाल होता है, और कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एक ही वाक्य में कई कामों को जोड़ने में मदद करते हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि शब्दों में कितनी ताकत होती है। वे सिर्फ जानकारी नहीं देते, वे एक नजरिया बनाते हैं, भावनाओं को उकसाते हैं और एक दलील पेश करते हैं। और in the CPI's petition filed in the Supreme Court, Mr. Sarma's statements have been documented to demonstrate not isolated political rhetoric, but a sustained pattern of communal targeting that is politically distasteful and constitutionally unlawful. हाँ, पहली नजर में तो ये थोड़ा डराने वाला लग सकता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका है इसे टुकड़ों में तोड़ना। ठीक है, तो पहला हिस्सा लेते हैं। In the CPI's petition filed in the Supreme Court. हाँ, इसका मतलब तो सीधा है। CPI की उस याचिका में जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है।
ये हमें एक तरह से संदर्भ दे रहा है ना कि बात कहाँ की हो रही है। बिल्कुल। अब आता है इसका मुख्य हिस्सा, मिस्टर शर्मा स्टेटमेंट्स हैव बीन डॉक्यूमेंटेड। यानी श्री शर्मा के बयानों को दर्ज किया गया है। सही। और यहाँ एक छोटा सा पर बहुत जरूरी ग्रामर का पॉइंट है। अच्छा। ये जो हैव बीन डॉक्यूमेंटेड है ये पैसिव वॉइस में है। हाँ, सही कहा। इसका मतलब है कि जोर इस पर नहीं है कि किसने दर्ज किया, बल्कि इस पर है कि बयानों को दर्ज किया जा चुका है। अच्छा, तो ये इसे एक फैक्ट, एक तथ्य की तरह पेश करने का तरीका है। एग्जैक्टली। अब सवाल उठता है कि उन्हें दर्ज क्यों किया गया है। वो शायद अगला हिस्सा बताएगा। To demonstrate not isolated political rhetoric, but a sustained pattern of communal targeting. और यहीं पर मतलब इस पूरी याचिका की असली रणनीति छिपी है। कैसे? शब्दों पर ध्यान दीजिए। नॉट आइसोलेटेड बट अ सस्टेन्ड पैटर्न। यानी अलग थलग बयानबाजी नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाला तरीका। बिल्कुल। और कानूनी तौर पर यह बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। वो कैसे? देखिए, किसी एक बयान को तो कोई भी हीट ऑफ द मोमेंट या गलती हो गई कहकर खारिज कर सकता है। हाँ, हो सकता है। लेकिन जब आप उसे एक सस्टेन्ड पैटर्न कहते हैं, मतलब एक निरंतर पैटर्न, तो आप आरोप लगा रहे हैं कि ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और वो कहीं ज्यादा गंभीर बात है। समझे? तो ये सिर्फ बयानों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि उन्हें एक सिलसिले में पेश किया जा रहा है। सही पकड़ा। और इस पैटर्न के बारे में क्या कहा गया है? वाक्य का अंत है That is politically distasteful and constitutionally unlawful. हाँ, ये भी बहुत चालाकी से लिखा गया है। यहाँ दो अलग अलग तरह के आरोप हैं। दो? हाँ, एक है politically distasteful, यानी राजनीतिक रूप से आपत्तिजनक। ठीक है। अब ये एक नैतिक या कह सकते हैं सब्जेक्टिव बात है। कोई कह सकता है कि भाई मुझे ये पसंद नहीं आया। लेकिन दूसरा आरोप है कॉन्स्टिट्यूशनली अनलॉफुल, यानी संवैधानिक रूप से गैरकानूनी। ये एक बहुत ही गंभीर और ठोस कानूनी आरोप है। अच्छा, तो याचिकाकर्ता ने दोनों का इस्तेमाल किया है। हाँ, अपने तर्क को हर तरफ से मजबूत करने के लिए। वो कह रहे हैं कि ये नैतिक रूप से भी गलत है और कानूनी रूप से भी। वाह, तो पहला वाक्य ने ही पूरा मंच तैयार कर दिया है। अब अगला वाक्य देखते हैं। दूसरा वाक्य है, As the petition rightly argues, his statements deserve scrutiny from two lenses. बिल्कुल, ये वाक्य पहले वाक्य की बात को आगे बढ़ाता है। ये एक तरह से आने वाले तर्क का रोड मैप है। रोड मैप। हाँ, लेखक कह रहा है, जैसा कि याचिका सही ढंग से तर्क देती है, इन बयानों की जांच दो नजरियों से होनी चाहिए। यहाँ लेंजेस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मतलब दृष्टिकोण या नजरिया। बहुत अच्छा शब्द है। और यहाँ एडिटोरियल लिखने वाले ने राइटली आर्ग्यूज, यानी सही ढंग से तर्क देती है, कभी इस्तेमाल किया है। इससे तो साफ है कि वो याचिका में दिए गए तर्क से सहमत है। हाँ, ये एक छोटा सा इशारा है जो एडिटोरियल का रुख साफ कर देता है। अब ये वाकया हमारे मन में एक सवाल पैदा करता है कि वो दो नजरिए कौन से हैं? बिल्कुल, और अगले दो हिस्से इसी का जवाब है। तो पहला नजरिया ये है, फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क दैट कंसर्न्स द चीफ मिनिस्टर्स ओथ ऑफ ऑफिस, fundamental rights of all citizens and the preamble's guarantees of secularism and fraternity. व्याकरण के हिसाब से देखें तो ये एक पूरा वाक्य नहीं है, ये एक वाक्यांश है। हाँ, इसमें क्रिया नहीं है। सही। ये सिर्फ पहले लेंस को, पहले नजरिए को समझा रहा है। और ये बहुत शक्तिशाली है। कैसे? ये कह रहा है कि पहली जांच संवैधानिक ढांचे के तहत होनी चाहिए, और उसमें भी तीन चीजें गिनाई हैं। मुख्यमंत्री के पद की शपथ, सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार और प्रस्तावना में दी गई धर्मनिरपेक्षता और बंधुत्व की गारंटी। तो याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं कि ये बयान सिर्फ बुरे शब्द नहीं है, ये उस शपथ का उल्लंघन है जो एक मुख्यमंत्री लेता है। एग्जैक्टली। ये तर्क पूरे मामले को व्यक्तिगत बयानबाजी से उठाकर संवैधानिक कर्तव्य के स्तर पर ले जाता है, बहुत ऊंचा उठा देता है। सही बात है। ये कहता है कि एक मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, और ये बयान उस कर्तव्य के सीधे खिलाफ जाते हैं। तो ये तो हुआ पहला लेंस। अब दूसरा क्या है? अगला वाक्यांश बताता है, सेकंड, that these statements are liable to prosecution on offences under the भारतीय न्याय संहिता and the Representation of the People Act. ये है दूसरा लेंस, विशुद्ध कानून का नजरिया। अच्छा, पहला संवैधानिक नैतिकता के बारे में था, और ये सीधे सीधे दंडनीय अपराधों की बात कर रहा है। लायबल टू प्रोसिक्यूशन का मतलब है जिस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, और इसमें दो कानूनों का जिक्र है, एक तो भारतीय न्याय संहिता और दूसरा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। हाँ,
ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यहाँ कैसे लागू होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट वो कानून है जो भारत में चुनावों को नियंत्रित करता है। ठीक है। उसकी एक धारा है सेक्शन 123 जो धर्म या जाति के नाम पर नफरत फैलाने या वोट मांगने को एक करप्ट प्रैक्टिस मतलब भ्रष्ट आचरण मानती है। अरे वाह, तो अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसका चुनाव भी रद्द हो सकता है। ओहो। तो इस कानून का जिक्र करके याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि ये सिर्फ हेट स्पीच नहीं है, ये एक चुनावी अपराध भी हो सकता है। कमाल है। तो अगर हम इन वाक्यों को जोड़कर देखें तो एक पूरी कहानी बन रही है। पहला वाक्य बताता है कि समस्या क्या है, फिर अगले हिस्सों में वो बताते हैं कि इस समस्या को देखने के दो चश्मे हैं, एक संविधान की नैतिकता का और दूसरा देश के कानून का। हाँ, वे धीरे धीरे अपना केस बना रहे हैं। बिल्कुल। और अब जो अगला वाक्य है वो शायद इस पूरे तर्क का सबसे मजबूत हिस्सा है। क्यों? क्योंकि उसमें याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के ही पुराने फैसलों का हवाला देते हैं। अच्छा। हाँ, ये वाक्य वाकई में बहुत गहरा है। द कोर्ट हैज थ्रू इट्स क्यूमुलेटिव इफेक्ट डॉक्ट्रीन इन आमिश देवगन एंड तहसीन पूनावाला suggested that a CM speeches carry the weight of the state's authority, which makes communally polarizing language in them even more damaging as it is used by someone who controls the police apparatus. ये एक जटिल वाक्य है, मानता। हाँ। लेकिन इसका सार बहुत शक्तिशाली है। हाँ। इसे भी तोड़ते हैं। जरूर। मुख्य बात यह है, हाँ। The court has suggested that a CM speeches carry the weight of the state's authority. यानी कोर्ट ने यह सुझाव दिया है कि एक मुख्यमंत्री के भाषणों में राज्य के अधिकार का वजन होता है। हाँ, ये हिस्सा मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। मतलब अगर यही बात कोई आम आदमी कहता तो वो इतनी गंभीर नहीं होती। बिल्कुल, यही इस पूरे तर्क का सार है। अच्छा। कोर्ट ये कह रहा है कि एक मुख्यमंत्री सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो पूरे राज्य का प्रतीक है। जब वो बोलते हैं तो पुलिस, प्रशासन सब सुनते हैं। इसलिए उनके मुंह से निकली ध्रुवीकरण करने वाली बात कहीं ज्यादा खतरनाक और हानिकारक हो जाती है। और इस वाक्य में आमिश देवगन और तहसीन पूनावाला मामलों का जिक्र है। ये क्या है? ये हेट स्पीच से जुड़े भारत के दो बहुत महत्वपूर्ण हाल के कानूनी मामले हैं। ठीक है। इन नामों का जिक्र करके याचिकाकर्ता कोर्ट से कह रहे हैं, हम ये बात हवा में नहीं कह रहे हैं, ये वही तर्क है जो आपने खुद इन ऐतिहासिक मामलों में स्थापित किया है। अरे वाह, ये तो एक तरह से कोर्ट को उसी के पुराने फैसले याद दिलाने जैसा हो गया है ना। और ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट डॉक्ट्रिन क्या चीज है? संचयी प्रभाव सिद्धांत। ये भी एक बहुत दिलचस्प कानूनी आइडिया है। इसका मतलब है कि कोर्ट किसी एक बयान को अलग से नहीं देखता, तो फिर बल्कि उस जैसे कई बयानों के समाज पर पड़ने वाले कुल संचयी असर को देखता है। कोई उदाहरण? इसे ऐसे समझिए कि नहीं, ऐसे सोचते हैं, जहर की एक बूंद शायद आपको ना मारे, सही है, लेकिन अगर वही बूंद रोज रोज दी जाए तो उसका कुल प्रभाव जानलेवा हो सकता है। कोर्ट कहता है कि हेट स्पीच भी इसी तरह काम करती है। समझी। और वाक्य के अंत में कारण भी बताया है कि ये इतना हानिकारक क्यों है। हाँ, as it is used by someone who controls the police apparatus. क्योंकि इसका इस्तेमाल वो व्यक्ति कर रहा है जो पुलिस तंत्र को नियंत्रित करता है। बिल्कुल, ये उस तर्क को पूरा करता है। ये सिर्फ एक नैतिक बयान नहीं, ये एक व्यावहारिक सच्चाई है। जब सत्ता में बैठा कोई व्यक्ति ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है तो ये कानून लागू करने वाली एजेंसियों को एक तरह का संकेत दे सकता है, जो समाज के लिए और भी खतरनाक है। तो इस 5वें वाक्य में याचिकाकर्ता ने एक तरह से अपना चेकमेट मूव चलाया, कह सकते हैं। उन्होंने कोर्ट के ही सिद्धांतों और फैसलों का इस्तेमाल करके ये साबित करने की कोशिश की है कि एक मुख्यमंत्री द्वारा दी गई हेट स्पीच क्यों ज्यादा गंभीर होती है। सही। अब आखिरी वाक्य पर आते हैं। हाँ। आखिरी वाक्य है, द कोर्ट शुड नॉट डिसमिस इट एज एन इलेक्शन ईव पॉलिटिकल मनोवर एंड रिकॉग्नाइज इट फॉर व्हाट इट इज, a test of whether its own directions on hate speech carry any meaning when the offender holds the highest office in a state. ये वाक्य अब सीधे सीधे एडिटोरियल के लेखक की आवाज है। हाँ, ये कोर्ट को एक सलाह दे रहा है। बिल्कुल। इसमें दो हिस्से हैं, कोर्ट को क्या नहीं करना चाहिए और उसे क्या करना चाहिए। पहले देखते हैं क्या नहीं करना चाहिए। द कोर्ट शुड नॉट डिसमिस इट एज एन इलेक्शन ईव पॉलिटिकल मनूवर। इसका मतलब हुआ न्यायालय को इसे चुनाव की पूर्व संध्या का एक राजनीतिक पैंतरा मानकर खारिज नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल मनूवर या राजनीतिक पैंतरा, यह तो बहुत आम वाक्यांश है। हाँ, अक्सर राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों को टालने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। लेखक पहले से इस बचाव को काट रहा है। वो कह रहा है इस बहाने से इसे खारिज मत कीजिएगा। और फिर लेखक बताता है कि इसे किस तरह देखना चाहिए, एंड रिकॉग्नाइज इट फॉर व्हाट इट इज, मतलब और इसे वैसे ही पहचानना चाहिए जैसा ये वास्तव में है। फॉर व्हाट इट इज, ये बहुत अच्छा मुहावरा है। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है सजावटी बातें हटाइए और इसकी असलियत को देखिए। और इसकी असलियत क्या है? डैश के बाद लेखक इसे साफ करता है। A test of whether its own directions on hate speech carry any meaning. यानी ये एक परीक्षा है। इस बात की परीक्षा कि क्या हेट स्पीच पर उसके मतलब कोर्ट के अपने निर्देशों का कोई अर्थ है भी या नहीं। कमाल है। तो आखिरी वाक्य में लेखक एक तरह से कोर्ट को ही चुनौती दे रहा है। बिल्कुल। वो कह रहे हैं आपने हेट स्पीच पर बड़े बड़े निर्देश तो दिए हैं, पर अब जब अपराधी खुद एक मुख्यमंत्री है तो क्या आपके उन निर्देशों का कोई मतलब है भी? इट्स अ टेस्ट फॉर द कोर्ट इटसेल्फ। हाँ, और आखिरी टुकड़ा इस चुनौती को और तीखा बना देता है। When the offender holds the highest office in a state. यानी जब उल्लंघन करने वाला व्यक्ति राज्य में सर्वोच्च पद पर हो, ये इस पूरी बहस का निचोड़ है। असली परीक्षा तो तभी होती है जब आरोपी कोई आम आदमी नहीं बल्कि खुद एक शक्तिशाली व्यक्ति हो। तो ये थी हमारी आज की पड़ताल। हमने सिर्फ 6 वाक्यों का अनुवाद नहीं किया, बल्कि एक जटिल कानूनी तर्क की एक एक परत को खोला है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे एक याचिका अपना मामला बनाती है, समस्या को परिभाषित करती है, उसे संवैधानिक और कानूनी चश्मे से देखती है, पुराने फैसलों का हवाला देती है और अंत में कोर्ट के लिए ही इसे एक परीक्षा बना देती है। बिल्कुल। इन वाक्यों से सीखने को मिलता है कि जटिल विषयों पर लिखने में हर शब्द, हर वाक्यांश एक उद्देश्य से चुना जाता है। हाँ, जैसे पैसिव वॉइस का उपयोग, नॉट बट की संरचना, पुराने मामलों का जिक्र, ये सब एक मजबूत और ठोस तर्क बनाने के हिस्से हैं। और हमारे श्रोताओं के लिए आज का विचार क्या है? अगली बार जब आप कोई अंग्रेजी का संपादकीय या कोई गंभीर लेख पढ़ें तो सिर्फ शब्दों के अर्थ पर ही ना रोकें। तो क्या करें? ये देखने की कोशिश करें कि लेखक अपने तर्क को बना कैसे रहा है, वो कौन से सबूत पेश कर रहा है, वो किन भावनाओं या सिद्धांतों की अपील कर रहा है। भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं है, वो तर्क और प्रभाव का एक शक्तिशाली औजार भी है। बिल्कुल। भाषा की इस बनावट को समझना ही उसे सही मायने में सीखना है।